जोहार झारखंड। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी कॉमर्स +2 स्कूल सारवां देवघर से। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020। आज मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास वन लाइनर में पार्ट 21 में गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास पर जो मैंने कोरोना के समय में लॉकडाउन 4.0 64वां दिन था 27 मई 2020 को मैं जो बनाया हूँ वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सभी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले विद्यार्थी के लिए और समान अध्ययन बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करने वाले भविष्य में उनके लिए ये महत्वपूर्ण नोट्स है। गुप्त मूलतः वैश्य थे। गुप्त उत्तर भारत को 335 ईस्वी से 455 ईस्वी तक राजनीतिक एकता बनाए रखे। ईसा की तीसरी सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। वे अपनी सत्ता का केंद्र प्रयाग को बनाकर पड़ोस के इलाकों में फैलाएं। गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेकों जगह कुषाण पुरावशेषों के ठीक बाद पुरावशेष मिले हैं। गुप्तों ने लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल कुषाणों से सीखा। रथ एवं हाथी की जगह पर घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़े का इस्तेमाल था। यानी गुप्त लोग कुषाण से जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का इस्तेमाल सीख लिया। रथ और हाथी से जगह पर घुड़सवारों की भूमिका प्रमुख हो गई। उनकी मूल शक्ति का आधार घोड़ों का इस्तेमाल था। गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य अनुदंड यानी मतदंडा का मैदान, प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध पर स्थापित किया। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का बड़ा सा भाग मुरुंडों के कब्जे में आया, जो कुषाण के रिश्तेदार थे। मुरुंडों ने 250 ईस्वी तक राज किया। 25 वर्ष के बाद लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश के हाथ में सत्ता आई। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, जो नेपाल की थी। उसने अपने राज्यारोहण के स्मारक स्वरूप 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी ने गुप्त राज्य का अपार विस्तार किया। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसके पराक्रम का उदात्त वर्णन किया है। हरिसेन ने इलाहाबाद अभिलेख पर समुद्रगुप्त की विजय गाथा लिखी। यह अभिलेख अशोक स्तंभ पर लिखा गई है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थान और क्षेत्र 5 समूह में बांटे गए हैं। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र। द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्य जैसे नेपाल, असम, बंगाल आदि के राज्य, पंजाब के कुछ गणराज्य।
तृतीय समूह में आटावित राज जंगली क्षेत्र विंध्य क्षेत्र। चतुर्थ समूह में पूर्वी ढत्तन और दक्षिण भारत के शासक जिन्हें हराकर छोड़ दिया। तमिलनाडु में सांची तक पहुंची, जहां उसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। पांचवा समूह में सतो और कुषाणों अफगानिस्तान में पदच्युत कर दिया और सुदूर देश के शासकों को अपना अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव भारत के बाहर में भी फैला। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेदवर्मन ने दया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा। अनुमति दी गई और यह मंदिर विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। इलाहाबाद की प्रशस्ति प्रशंसात्मक अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को तभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने भारत में जितने बड़े भाग को बाहुबल से अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा, उससे कहीं अधिक भाग में उसका लोहा माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचाया। वैवाहिक संबंध और विजय के सहारे साम्राज्य विस्तार। अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाताटत राजा से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था और मध्य भारत में शासन करता था। अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व कायम कर लिया और वहाँ 400 साल पुराने सत क्षत्रपों के शासन का अंत किया। इस विजय से चंद्रगुप्त को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो वाणिज्य व्यापार के लिए मशहूर था। इसके अलावा मालवा और उससे मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध होता गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आया और यहाँ के लोगों का जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा गया। धन्यवाद।